Assalamualaikum everyone. This is again a continuity of the revision session जो हमने मिड टर्म के लिए किया था. मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से ये एक ओपिनियन आया था कि कुछ चीजें उस दिन सही से कवर नहीं हो सकी. फॉर एग्जांपल पे बैक पीरियड, एनपीवी, आईआरआर, ये बहुत रैपिडली क्योंकि कवर करने पड़े थे तो वो सही से कवर नहीं हुए थे. और एक्चुअली इसका जो एक्चुअल सेशन एक हुआ था उसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर सका था, तो इसलिए आज मैंने ये सोचा कि एक रिकॉर्डेड सेशन आपको दोबारा शेयर कर दूं. सो बेसिकली पे बैक पीरियड क्या चीज होती है? पे बैक पीरियड ये है कि ये वो एक आसान सी टेक्निक है जो कोई भी लो लेवल मैनेजर इस्तेमाल कर सकता है. हर बंदा इजीली इस्तेमाल कर सकता है. कोई बहुत टेक्निकल होना जरूरी नहीं है इसके लिए, आपका बहुत टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं है. सादा सी प्लस माइनस है. आपने ये देखना है कि कितने अरसे में ये प्रोजेक्ट अपनी पैसे पूरे कर देगा. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट है 10,000 रुपए का. लेट मी सी इफ आई कैन share screen and then do it over there. Okay, so एक project है that would be 10,000 rupees जिसकी initial investment है. This is a bit difficult, so I should use another tool. Where is text here? So initial investment जो है वो 10,000 है और इसकी जो कैश इनफ्लोज आ रहे हैं आपके पास अब इसके बाद, मैं 10 को भी प्रॉपरली मेंशन कर दूं क्योंकि ये आउटफ्लो है आपका. और जो कैश फ्लोज आ रहे हैं अगले सालों के अंदर, तो इन ईयर 1 इट वुड बी लेट्स सपोज 4,000. इन ईयर 2 अगेन 4,000. इन ईयर 3 अगेन 4,000 and in year 4 again 4,000. ओके, अब इसका पे बैक पीरियड आपने निकालना है. सो दिस इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन डू. ठीक है, सिंपली यू जस्ट ऐड दीज अप. ठीक है, सो इफ आई कैन जस्ट गो टू ड्रॉ. सो व्हाट यू डू इज, ईयर 1 के अंदर आपके कितने पैसे कवर हो रहे हैं? 4,000. बच कितने गए इस 10,000 में से? 6,000. 6 बच गए हैं, ये भी कवर नहीं हो रहे. ठीक है, अगले साल में हमने 6 कवर करने हैं, तो अगले साल को भी ईयर 2 जब कंप्लीट हो रहा है, इस ईयर के अंदर आपके पास कितने कवर हो गए? 8,000. बच कितने गए? 2,000. अब आपने 2,000 कवर करना है. इस साल के अंदर कितने पैसे आ रहे हैं? 4,000. जबकि कवर आपने सिर्फ 2,000 करना है. दैट मीन्स कि इस साल में पैसे पूरे हो जाएंगे. दैट मीन्स कि 2 साल और कुछ अरसे के अंदर ये पैसे पूरे हो रहे हैं. तो अब आपको ये तरीका कि कितने अरसे में पूरे हो रहे हैं उसको निकालने का सादा सा तरीका है. 2,000 आपने कवर करना है. सो 2,000 डिवाइडेड बाय द अमाउंट जो अगले साल आपको मिलनी है, 4,000. ठीक है ना, आपको कवर करना है 2,000 और आपको अगले साल अमाउंट जो मिलनी है वो है 4,000. सो दिस वुड गिव यू 0.5. मतलब 2.5 ईयर्स के अंदर, 2 यहां पर हो गए थे कंप्लीट, 0.5 से आपको पता लगेगा कि 2.5 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट अपने पैसे पूरे कर देगा, 2.5 सालों के अंदर. अब अगर इसको मैंने जानना हो मंथ्स के अंदर के 2 साल और कितने महीने में, तो मैं इसी 0.5 को मल्टीप्लाई कर दूंगा विद 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में. और सादा सा 0.5 12 का मतलब हो गया आधा, दैट मीन्स के 6 महीने. ठीक है, इसी तरह से अगर ये 0.25 होता, 12 से मल्टीप्लाई करता, तो ये 3 महीने हो जाते. सिंपली लाइक दैट. ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, हाफ है ना, इजीली हाफ, तो मतलब आधे साल में पैसे पूरे हो जाएंगे. ठीक है. सिमिलरली आप अगर इसको डेज में निकालना चाहे तो मल्टीप्लाइड बाय 365 कर देंगे. वीक्स में निकालना चाहे तो मल्टीप्लाई 50 समथिंग होते हैं वीक्स इन अ ईयर, तो उससे कर दो, क्योंकि इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, तो आप जो मर्जी ले लें इसका फिगर, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, जिस तरह का भी आप फिगर निकालना चाहें आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. सो दिस इज पे बैक पीरियड. वेरी सिंपल, वेरी इजी. व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली ऐड दीज अप और ये देखते जाएं कि कितने पैसे कवर होने वाले बच गए. तो एक साल के अंदर बच गए 6, दूसरे साल के जब पैसे हमने ऐड कर लिए तो बच गए 2 कवर होने वाले, तीसरे साल के जब डालेंगे तो वो एक्सीड हो जाएगा. दैट मीन्स कि 2,000 कवर करना है और अगले साल 4,000 आ रहा है, 2,000 डिवाइड बाय 4,000, ये आपका आंसर हो जाएगा इन नंबर ऑफ ईयर्स.
ईयर्स के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.5 ईयर्स यहाँ पर। तो इस तरह के इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जरूर करें, इसके बगैर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, रिमेंबर दिस। अब अगर इसी को मैं एज्यूम कर लूं कि इसकी हमने, अब इसके अंदर आप देखें इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं, जैसे कि ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसको कंसीडर नहीं करता, ठीक है। जो पे बैक पीरियड का कॉन्सेप्ट है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर, क्योंकि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम होती है, लेकिन इसमें ये चीज एज्यूम ही नहीं कर रहा कि टाइम के साथ पैसे की वैल्यू कम। तो एक साल बाद मिलना 4,000, उससे अगले साल मिला 4,000, उससे अगले साल मिला 4,000, उससे अगले साल मिला 4,000, ये इक्वल कंसीडर करे, जबकि इतने साल दौरान इन्फ्लेशन होगी। ये 4,000 की वैल्यू जितना लेट मिल रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही कम होगी, जितना जल्दी मिल रहा है उसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, लेकिन इस बात को ये टोटली इग्नोर कर देता है। इसी तरह से ये टेक्निक जो है ये इस बात को भी इग्नोर कर देती है कि ये 2.5 साल के बाद जो हमारे पैसे मिलने हैं 6,000, क्योंकि 2.5 साल तक हमारे पैसे पूरे हो गए, उसके बाद इसी जो तीसरा साल है इसके अंदर 2,000 और मिल रहा है और चौथे साल में भी 4,000 और मिल रहा है, इसको टोटली इग्नोर कर देगी। जो प्रोजेक्ट सबसे पहले पैसे रिकवर करोगा हम सबसे पहले उसको लगाएंगे इस केस के अंदर। यूजुअली इसकी पॉलिसी तो ये है कि टाइम फ्रेम होता है कंपनी की तरफ से कि 3 साल में जो जो पैसे रिकवर करेगा हम वो प्रोजेक्ट लगा देंगे, लेकिन अगर 2 प्रोजेक्ट्स हैं, ये 3 है, उसमें से हमने किसी एक को ही लगाना है और आपने पूछा बेस्ट कौन सा है, तो जिसका टाइम सबसे कम होगा उसको लगाया जाएगा। लेकिन इस केस में अगर यहाँ 3 प्रोजेक्ट होते और अगले दोनों के अंदर लेट सपोज 4,000 सेम 10,000 की इन्वेस्टमेंट होती, 4,000 अगले प्रोजेक्ट में 5 साल के लिए और उससे प्रोजेक्ट में 6 या 7 साल के लिए आ रहा होता, ठीक है। लेकिन लेट सपोज उन केसेस के अंदर जो पैसे हैं वो 2.5 साल में पूरे ना हो रहे होते, ठीक है ना। 4,000 की जगह लेट सपोज 3,000 होता, लेकिन वो आ रहा होता लेट सपोज लाइक सेकंड प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा होता इन 7 ईयर्स और थर्ड प्रोजेक्ट में आ रहा होता इन 10 ईयर्स। तो टाइम वैल्यू होनी तो ये चीज काउंट ही नहीं की ना कि उसने 10 साल तक 3,000 देते जाना है। वो तो ये देख रहा है कि जी ये वाला प्रोजेक्ट 2.5 साल में पैसे पूरे कर रहा है तो बस इसको लगा दिया जाए। तो ये भी नहीं देखा कि फ्यूचर के कैश फ्लोज कितने आ रहे हैं, उनको टोटली इग्नोर कर देती है ये टेक्निक, ठीक है। तो इसमें इस तरह के फ्लॉज हैं जिस वजह से हम इसको यूज नहीं करते, बहुत कम यूज करते हैं जब हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट डिसीजन करना हो। ये छोटे छोटे डिसीजन के लिए बिल्कुल ठीक टेक्निक है, वहां यूज की जाती है। तो बड़े इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एनपीवी और आईआरआर। अब एनपीवी क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर आउटफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो एक तो इन तमाम ये जो फ्यूचर में आउटफ्लोज हमारे आ रहे हैं इन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाएगी जीरो टाइम पीरियड पे। ये हमारा जीरो टाइम पीरियड है इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं। तो 4,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आपको पता है, ये तो वैसे एनवीटी है, मैं एनवीटी भी अभी समझा देता हूं। तो 4,000 डिवाइडेड बाय लेट्स सपोज 10% रेट ऑफ रिटर्न है, 1.1 कर देंगे इसको, फिर हम 1 प्लस आर होता है ना इसलिए 10% के साथ 1.1 हो जाएगा, रेज टू दी पावर जो भी ईयर है। तो यहाँ 1 साल है तो ये 1 ईयर, जहां 2 ईयर होगा तो आगे 2, 3, 4 और इन सब की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। आज की डेट में क्या बनती है जीरो टाइम पीरियड पे, उसका टोटल कर लिया जाएगा। उस टोटल में से ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस की जाएगी, तो जो आंसर बचेगा वो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू होती है, ठीक है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो रूल है उसे याद रखिएगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो या 0 से ज्यादा हो तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, जितनी ज्यादा हो उतनी अच्छी बात है। हम तो ज्यादा से ज्यादा चाहेंगे ना, सबसे पहले हम कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें सबसे ज्यादा एनपीवी आ रही हो, फिर वो जिसमें उससे कम, फिर वो जिसमें उससे कम, फिर वो जो जिसमें उससे कम। 0 तक हम लगा लेंगे, 0 से कम नहीं लगाएंगे। 0 पे भी एक्सेप्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल रहा है। ये जो हमने 1 लिया है 0.1 इसके अंदर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है जो हमें मिल रहा है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब एनपीवी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं इसके अंदर। अगर ये जैसे ये केस है, इस केस में एनवीटी है, हर साल इक्वल अमाउंट आ रही है, 4,000 4,000 4,000 4,000। अब इस केस में ये बार बार कैलकुलेशन करें, पहले नंबर 1 ईयर की, फिर यहाँ पर नीचे वही पावर 2 रेज टू दी पावर 3 रेज टू दी पावर 4 करते रहें और इसको कैलकुलेट करके ऐड करें। इसके अंदर आसान तरीका है, आप एनवीटी का फॉर्मूला यूज कर लें, ठीक है। एनवीटी के फॉर्मूले में पेमेंट ये जो हर साल आपको मिल रही है 4,000 4,000 मल्टीप्लाइड बाय पीवीआईएफए, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी। अब मैं आपसे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने को, एनपीवी में तो आपको प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, लेकिन हो सकता है मैं आपको वैसे फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने को भी दे दूं किसी केस के अंदर। तो उस केस के अंदर पेमेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनवीटी एफवीआईएफए, ये आपके पास यूजुअली टेबल में अवेलेबल होती है ये चीज, ठीक है। तो आपने टेबल सही देखना है, एनवीटी का ही टेबल देखना है इस केस में, ठीक है। सो लेट्स सपोज इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो मैं टेबल में देखूंगा जी 4 साल तक 10% रेट ऑफ रिटर्न के साथ क्या फैक्टर बनता है, जो भी वो फैक्टर बनता होगा उससे मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 4,000 को, तो मेरे पास स्टैंडर्ड स्ट्रेट आंसर आ जाएगा कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू इतनी बनती है।
तो उस प्रेजेंट वैल्यू में से वो टोटल आ जाएगी, उसके अंदर से मैं ये माइनस कर दूंगा 10,000, तो जो अमाउंट बचेगी वो मेरी प्रेजेंट वैल्यू होगी। ठीक है, मैं अगर यहाँ पर टेबल कहीं ढूंढ सकूं तो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूं, बट यहाँ अभी टेबल ओपन नहीं होगा। लेट्स सपोज एज्यूम कर लेते हैं टेबल में फिगर आया 3.5, ठीक है, तो मैं 4,000 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस गिव्स मी 14,000। ठीक है, दैट मीन्स कि यहां पर इसकी वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकली है 14,000। इसमें से मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करनी है जो कि थी 10,000, तो मेरे पास बच गया 4,000। ठीक है, तो 4,000 इस प्रोजेक्ट की एनपीवी है, मतलब 4,000 रुपए ये बिजनेस की वैल्यू में इजाफा कर देता है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू भी सेम तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आईआरआर। अब आईआरआर एक कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, बेसिकली उसका मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसके ऊपर आपकी एनपीवी 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिया 10% का इंटरेस्ट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाए किसी भी वजह से, ठीक है, और ये बढ़ के 12% हो जाए, तो इसकी एनपीवी कितनी होगी प्रोजेक्ट की? तो हम 12% के पर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, 0.12 कर लेंगे हम इसको यहाँ पर, और फिर उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। या एनवीटी के अंदर हम 12% के हिसाब से जो है वो टेबल के अंदर से फिगर ले आएंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। अगर उसके साथ हमारी वैल्यू निकल के आई लेट सपोज -4,000, यहाँ तो +4,000 है ना बची हुई है इस वक्त एनपीवी, वहां आ गई -4,000, तो अब तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा 11% के ऊपर एनपीवी 0 हो जाएगी। कैलकुलेट करेंगे तो भी 11% पे एनपीवी 0 आएगी। दैट वुड टेल यू कि इस प्रोजेक्ट का इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 11% है। ठीक है, तो इस तरह हम आईआरआर कैलकुलेट करते हैं। आईआरआर का डिसीजन रूल जो है वो जरा डिफरेंट है। आईआरआर को हम देखते हैं एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमने इस केस में लिया था 10%, तो आईआरआर अगर उससे ज्यादा है 11, 12 एनीथिंग, तो वो अच्छी बात है, हम उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, या उसके बराबर कम से कम हो। ठीक है, लेकिन उससे कम के ऊपर हम आईआरआर के ऊपर प्रोजेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम आईआरआर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे इस केस में हमने कैलकुलेट किया था 14,000 आया इसकी प्रेजेंट वैल्यू इन सारों की, और हमने जब इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाली तो 4,000 बची है, हमने 12 पे कैलकुलेट किया, -4,000 हमने 11 पे कैलकुलेट किया, आगे 0 एनपीवी, तो ये आपका आईआरआर है। जहां एनपीवी 0 हो जाए वो आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है आईआरआर। एट दिस पॉइंट द एनपीवी इज इक्वल टू 0। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आईआरआर का। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क मी। आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, और आप अगर कोई जूम मीटिंग की जरूरत है तो उसका भी मुझे कह सकते हैं। ठीक है, और मैं ये एडवाइस करूंगा चाहे गूगल से देख लें, कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर सर्च कर लें, एनपीवी आईआरआर के ऊपर, पे बैक पीरियड के ऊपर, और इनको सॉल्व जरूर करें। इसी तरह से ये क्वेश्चंस जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप इनको सॉल्व नहीं कर सकते, आपको अपने हाथ से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सो कुछ भी इसके ऊपर जाके ना ट्राई करके, सर्च करके कुछ ट्राई करके देखें, मे बी आप इसके अंदर प्रैक्टिस करें तो आपको ये इजीली हो जाएंगे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व। ठीक है, सो गुड लक एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।